हमने तीन चीज़ें देखी थी ना, स्पीशी की डाइवर्सिटी, फिर कम्युनिटी के अंदर फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है वो कितनी बैठ रही है ना। और वो उसमें सबसे मेजर फैक्टर आ रहा है वो है लैटिट्यूड। बहुत ज़्यादा जेनेटिकली एडवांस, हाँ एडवांस हो चुकी हैं। और इतने एडवांस हो चुकी हैं कि जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए प्राइमेट्स है, किसी टाइप के मंकी हैं, और वो इवेंचुअली दो स्पीशीज़ में बट गए। व्हाट डज इट मीन कि दो स्पीशीज अलग अलग बन गई यहाँ से? कि आपने एक इतना फॉरेस्ट ले लिया, ठीक है, और एक फॉरेस्ट ले लिया जो 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिचनेस फैक्टर मान लो, मैं एक मान लेता हूँ, रिचनेस फैक्टर इज 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा? रिचनेस फैक्टर 100। इंडिया में हैबिटेट एक्सटेंड करने के लिए सिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, है ना। इसलिए क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत तेजी से फॉरेस्ट हट रहे हैं, खासकर आसाम वैली में, ठीक है। ऐसे ही ये सारा जो प्रोसेस अभी आसाम में हो रहा है, ये पिछले 300-400 साल में ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली गैंजेटिक वैली में भी हो चुका है पहले से ही। दिस इज अंडमान, दिस इज निकोबार एंड दिस इज इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, वो आइलैंड्स है, ठीक है। यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये हमारा थाईलैंड एंड वो सब, ठीक है। तो ये जो विंड्स हैं ये सिर्फ यहाँ नहीं जाती, ये मानसून वाला जो क्लाइमेट है वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी एग्जिस्ट कर रहा है पूरे में। द 73rd अमेंडमेंट, डू यू नो व्हिच वन वाज 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का? जैसे पंचायती राज बना था सिस्टम, ठीक है, अभी आपको पॉलिटी नहीं हुआ, तो पंचायती राज सिस्टम बना था, तो उसमें क्या था? उसमें एक्सेप्शन था, इट डिड नॉट एक्सटेंड टू द ट्राइबल एरियाज, द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। बट इट हैड अ प्रोविजन कि लेटर ऑन द पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा पार्क है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि उसमें पेड़ ही पेड़ उगा रखे हैं, अच्छी कैनोपी हो रखी है। बट और लोग डेली सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं इस पार्क में, अंदर फुटपाथ वगैरह सब कुछ, ऊपर तो कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसा ऊपर तो कैनोपी दिखाई दे रही है। It would be considered as a forest due to canopy cover under this forest cover definition. But is it really a forest? No. Why? ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कि पूरे अर्थ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी इस पे डिपेंड करती है कि कितना ट्रॉफिक लेवल पे कितना फोटोसिंथेसिस इनटेक हो रहा है, तो प्राइमरी बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जितना प्राइमरी बायोमास होगा प्रोड्यूस, वो फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूम होगा, है ना, बाय द हर्बीवोर्स, ठीक है, एंड फिर कार्निवोर्स, फिर उसके ऊपर वाले कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर्स एंड सो ऑन। जितना ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उतने ज़्यादा ऊपर वाले लोग फीड हो जाएंगे, विच मीन्स उतनी लंबी ट्रॉफिक चेन बनेगी, और उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, उतने कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स बन जाएंगे, उतने लॉन्गर फूड वेब्स बनेंगे, फूड चेन्स होंगी, उतनी कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होंगी। मतलब बेसिकली उसमें कोई कैप नहीं है, जितना फूड हो जाएगा उतने लंबे ट्रॉफिक लेवल्स और उतनी लंबी फूड चेन, है ना। तो विच मीन्स कि दुनिया के ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ कर करेंगे? इस रीजन में। दुनिया के सबसे मतलब डेंस फॉरेस्ट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? इस रीजन में। व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट आर जस्ट क्लाइमैक्स इकोसिस्टम्स इन टेरेस्ट्रियल एरियाज, है ना, क्लाइमैक्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, दोज आर फॉरेस्ट। और जो सबसे अच्छे फॉरेस्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है जैसे कॉन्गो के फॉरेस्ट, जैसे ब्राज़ील का फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, है ना, ये है। इनफैक्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गैंजेटिक वैली में जो फॉरेस्ट रहे होंगे वो दुनिया के सबसे डाइवर्स रहे होंगे। आसाम से लेकर पंजाब तक ये पूरी बेल्ट जो होगी वो सबसे दुनिया के सबसे डाइवर्स फॉरेस्ट में से एक रहे होंगे। बट धीरे धीरे क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब इमिग्रेशन इन ही वैलीज़ में हुई, ठीक है, हर डायरेक्शन से हुई, तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई और वो धीरे धीरे क्लियर हो गए। पैरामीटर्स क्या होंगे कि मतलब स्पीशीज की डाइवर्सिटी, हमने तीन चीज़ें देखी थी ना, स्पीशी की डाइवर्सिटी, फिर कम्युनिटी के अंदर फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है वो कितनी बैठ रही है ना, और वो उसमें सबसे मेजर फैक्टर आ रहा है वो है लैटिट्यूड, है ना। तो एक फैक्टर हमने लिख लिया, ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए, इसमें से एक फैक्टर है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट।
है ना। और क्या है कि सिंपल कि एज वी मूव टुवर्ड्स पोल, जो रूल है इसका क्या है कि एज वी मूव टुवर्ड्स पोल द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर भी लो होता है। हाँ ठीक है। फिर सेकंड गुड रीजन इज टाइम, है ना, बिकॉज टाइम इज प्लेज अ क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेशन, है ना। एंड इवेंचुअली टाइम जैसे बीतेगा हम इवेंचुअली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ चले जाएंगे, है ना, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, विच मीन्स टाइम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in developing biodiversity, right? But time can also play an adverse role. जैसे अभी क्या है, हम इस चेंज रियलिटी में, क्लाइमेट चेंज वाली रियलिटी में जितना ज़्यादा जाएंगे हमें दिखाई देगा कि डिक्लाइन होता जा रहा है पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी डिक्लाइन होती जा रही है, राइट। तो लिखें इसके लिए जो रूल लिखना है हमें, स्पीसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, डू यू रिमेंबर कि मैंने स्पीसिएशन के बारे में क्या बोला था? व्हाट इज स्पीसिएशन? पर्टिकुलर स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत ज़्यादा जेनेटिकली एडवांस, हाँ एडवांस हो चुकी हैं, और इतने एडवांस हो चुकी हैं कि जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए प्राइमेट्स है, किसी टाइप के मंकी हैं, और वो इवेंचुअली दो स्पीशीज़ में बट गए। व्हाट डज इट मीन कि दो स्पीशीज अलग अलग बन गई यहाँ से? एक का डेवलपमेंट जल्दी हो गया सर। नहीं वो तो ठीक है, बट हम कैसे कहेंगे कि ये दो स्पीशीज हो गई? ये सेम जैसे एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता, ये दोनों अलग स्पीशीज क्यों हैं? इसको दो अलग स्पीशीज हम बोलते ही क्यों हैं? सर उनका जो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म में डिफरेंसेस होगा सर कहीं ना कहीं। हाँ, वो मेनली फीचर्स डिफरेंट होंगे थोड़ा सा। यस, फीचर्स डिफरेंट है, बट मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम ये कहते हैं ना कि एवोल्यूशनरी ट्री में अलग अलग ये चीज़ें बन गई, और इस चीज़ को कहते हैं स्पीसिएशन, जब दो अलग अलग स्प्लिट हो गए, है ना। ये जो स्पीसिएशन है क्या चीज़ है कि व्हेन टू कम्युनिटीज स्प्लिट इन ए वे दैट फॉर सेवरल जनरेशन नो इंटरचेंज of genes is taking place, which means no interbreeding is taking place between these two communities, then what happens is कि due to the genetic development, these both when after a certain point in time, when it so happens that the two communities intermingle again and they are unable to reproduce, which means two different species are formed, है ना। इतना ज़्यादा जेनेटिकली वो डिफरेंट हो गए हैं कि अब अगर वो मेट भी करेंगे तो फिर कोई मतलब प्रोजेनी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया विच मीन्स कि दो अलग स्पीशीज बन चुकी हैं, है ना, स्पीशी ए स्पीशी बी जो भी हो गया, है ना। तो क्या है कि स्पीसिएशन इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड व्हेनेवर सच अ थिंग अकर्स वी से कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई है ना, जेनेटिकली डिसिमिलर चीज़ आ गई है। व्हेनेवर जेनेटिकली डिसिमिलर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इट इज़ नोन एज कि व्हाट वी कॉल इज कि सम काइंड ऑफ न्यू डाइवर्सिटी हैज इमर्ज्ड, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो दूसरा फैक्टर हो गया टाइम। ह्यूमन से केस में कोई डिफरेंट नहीं, इफ सपोज देयर वाज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन कास्ट सिस्टम व्हाट हैपेंड इज कि डिफरेंट कम्युनिटीज को आप फर्स्ट में इंटरब्रीडिंग अलाउ नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। इनफैक्ट रेशियल वो जैसे जर्मनी में हिटलर करने की कोशिश कर रहा था, बट सच सिस्टम्स लास्टेड फॉर ओनली अ फ्यू जनरेशन, से 10 जनरेशन एट मैक्स, है ना। एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज कभी भी इतनी डिसिमिलैरिटीज नहीं आई जेनेटिकल कि दो अलग स्पीशीज क्रिएट हो जाए। कई लोगों ने वो जो स्लेव ट्रेड था अफ्रीका वाला, वहाँ पे ये करने की कोशिश करी, नहीं अफ्रीकन्स आर डिफरेंट स्पीशीज, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करी गई, बट इवेंचुअली साइंस कॉट अप, है ना, और उन्होंने बताया नहीं द फैक्ट्स आर कि जेनेटिकली ऑलमोस्ट सेम है ना, कोई स्पीशिएशन नहीं है इस केस में, है ना। तो वो चीज़ है, स्पीशिएशन नहीं हुई है,
ह्यूमंस की। हम क्या अगर एक्चुअली पता है देखो स्पीशीएशन कब होती है, फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता, ये दोनों स्पीशी एक रहे थे लास्ट टाइम कब इंटरमिंगल हुए थे, एटलीस्ट 40-50,000 ईयर अगो। बट ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ये स्ट्रिक्ट जोग्राफिकल ये जो चीज़ें हुई हैं वो न्यूलिथिक एज के बाद हुई हैं, विच मीन्स 7,000-8,000 ईयर्स या मैक्स 10,000 है। तो इतना डाइवर्स टाइम नहीं हुआ कि अलग अलग हो जाए। प्लस एशियाटिक चीता की एक जनरेशन जो चलती है वो चलती है 12 साल 14 साल, ह्यूमंस की कितनी चलती है 60-70 साल तक, विच मीन्स हम उनका 7वें 8वें साल में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, हमारा 14-15 साल में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। हमें सेम डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी जनरेट करने के लिए कम से कम 1 लाख साल सेपरेट होना पड़ेगा। तो पॉसिबल है मतलब सर? अगर पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, ऐसा हुआ नहीं कभी, है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल है, पॉसिबल तो कुछ भी है ऐसा तो, राइट। तो ये हो गया। फिर एक है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। ये हम बस इसलिए कर रहे हैं स्पीशी एरिया रिलेशनशिप बिकॉज ये चीज़ मैं ये डायग्राम में हटा रहा हूँ, है ना, ये तो वैसे क्लियर ही है, राइट। ठीक है। अब क्या कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या था, जोग्राफर एंड नेचुरलिस्ट, इनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओ, जिनके नाम पे हम्बोल्ट करंट है वो वाले, ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने ये देखा था कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पे स्पीशी रिचनेस वर्सेस एरिया एंड स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, कि और ये लॉगरिथमिक स्केल पे था, ठीक है, कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे जो स्पीशीज की रिचनेस है वो 10 की पावर के हिसाब से बढ़ती है। उन्होंने ये मतलब ये फाइंड करा था कि मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने एक इतना फॉरेस्ट ले लिया, ठीक है, और एक फॉरेस्ट ले लिया जो 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिचनेस फैक्टर मान लो, मैं एक मान लेता हूँ, रिचनेस फैक्टर इज 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा, रिचनेस फैक्टर 100, ठीक है। ये लॉगरिथमिक स्केल पर एक्चुअली लॉग, ये कैसे डिटरमाइन किया कि 10 के ही उसमें, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या फाइंड आउट करा था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो थर्ड जो फैक्टर है वो क्या बैठ रहा है एक्चुअली, एरिया कि कंटिन्यूअस एरिया जितना है उतना आपका रिचनेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बट he found that but later on we found that this relationship actually lasted for a certain area, उसके बाद उतना नहीं बढ़ता ऐसा है, ठीक है। बट फिर भी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्या आप जितना एरिया बढ़ाओगे कंटिन्यूअस उतना डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन जनरल ये रिलेशन है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जर्मन नेचुरलिस्ट Alexander von Humboldt, HUMBOLDT, Alexander von Humboldt, found that within a region species richness increased with increase in the area explored, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली डिपेंड करती है, ठीक है। बस एक सेंटेंस और हमने अपने नोट्स में लिखा है, ये एक बार आप नोट्स पे जाएं, 26 पेज नंबर,
भरा था क्या नहीं? ओके एक चीज़ और हमने बस यहाँ पे लिखी है, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। पेज नंबर 26, यहाँ पे 26 अलग क्यों आ रहा है मेरे में? तो वर्ल्ड नहीं, इससे पिछला वाला पेज 25 का लास्ट है ना। व्हाट इज रिटन हियर इज, लास्ट लाइन क्या है, द स्टेबिलिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। ठीक है, इसको समझते हैं इस सेंटेंस को। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या था, याद करो। प्रोडक्शन किसी चीज का, प्रोड्यूस जो हो रहा है, बायोमास, बायोमास, राइट। तो बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी, है ना। और बायोमास प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेटिक वाले बीइंग्स, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड सो ऑन, ये सब बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है। ठीक है, ये जितना भी बायोमास प्रोड्यूस्ड है, अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है तो प्रोडक्टिविटी में अंतर नहीं आएगा, हर साल उतना ही लगातार प्रोड्यूस होता रहेगा, बिकॉज इट इज एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो बस ये स्टेटमेंट लिखिए, स्टेबल कम्युनिटी कोई वेरिएशन नहीं दिखाती ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में, बट अगर अनस्टेबल है तो वेरिएशन होगा, है ना। तो ये चीज़ ठीक है, और ज़्यादा इतना है नहीं। अब हम कुछ लाइंस यहाँ से देख लेते हैं, यही नोट्स से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नेक्स्ट पेज पर है, देखो ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी इंडिया में क्या लिखा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो एक पॉइंट को, ये वाला है ना, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री। नाउ व्हाट आर दीज मेगा डाइवर्स कंट्री, ये 2 पेज पहले लिखा हुआ है एक्चुअली। आप पेज नंबर 24 पर जाओ, पेज नंबर 24 है ना, यहाँ पे 23 पर जाओ। यहाँ पे एक पेज कौन सा आ गया, हाँ दिस वन, ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब मेगा डाइवर्स कंट्रीज क्या होती हैं कि यहाँ लिखा ना मेगा डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे एक टॉपिक डाल दो मेगा डाइवर्स कंट्री, ये डेफिनेशन है मेगा डाइवर्स कंट्रीज की। ठीक है, यहाँ पे ठीक से नोट नहीं हुआ था। तो देर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड होती हैं। क्यों हम ट्रॉपिकल रीजन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट प्रोडक्टिविटी इज हायर ओवर दीज रीजन्स, है ना। इन ट्रॉपिकल रीजन्स दे पोजेस लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीशी डाइवर्सिटी। दुनिया का सिर्फ 2.4% रीजन दुनिया का होल्ड 60% ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस रीजन में भी कई सारे पैचेस हैं फॉरेस्ट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्गो का हो गया, अमेजन का हो गया, इंडिया के फॉरेस्ट हो गए, कंबोडिया वगैरह, ये सारे फॉरेस्ट हो गए, है ना, साउथ ईस्ट एशिया वाले, है ना। वहाँ पे खाली 2.4% ये फॉरेस्टेड रीजन को हम अगर ले लें, इट होल्ड 60% ऑफ वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो दीज आर 36 बायोलॉजिकली रिच एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, बट दे हैव लॉस्ट 70% ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेट। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 70%। हमने देखा कि अमेजन में लगातार फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। आपको पता है क्यों खत्म हो रहे हैं वहाँ पे? ओवर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, बट किस लिए? क्योंकि वहाँ पे हर जगह के अलग अलग फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल अमेजन का फैक्टर है वहाँ पे माइनिंग के लिए हो रहा है और एग्रीकल्चर के लिए। इनफैक्ट ज़्यादातर जगहों पे इसी चीज़ के लिए होता है ना। ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है। ऐसे ही इंडिया में हैबिटेट एक्सटेंड करने के लिए सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, है ना। इसलिए क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट हट रहे हैं, खासकर आसाम वैली में। ठीक है, ऐसे ही ये सारा जो प्रोसेस अभी आसाम में हो रहा है, ये पिछले 300-400 साल में ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली गेंजेटिक वैली में भी हो चुका है पहले से ही, है ना। तो ये जो सारी रीजन है, अदरवाइज क्या है, मतलब यहाँ पे हमारी 70% बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी लॉस हो चुकी है। बट द पॉइंट इज दिस रीजन होल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, है ना। इस रीजन को हमें एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये 17 कंट्रीज हैं टोटल। कौन सी?
मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ज़ायरे, मेडागास्कर। ठीक है, नोट करो ये सारी रीजन कहाँ से पर आ रहे हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जो थर्ड पॉइंट में लिखा है ना। चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है क्योंकि वो डेजर्ट वाले इलाके में आता है। इतना बड़ा रीजन होने के बावजूद वो बायोडाइवर्स रिच नहीं है। इतना बड़ा रीजन होने के बावजूद रशिया इस लिस्ट में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, दुनिया दूसरी सबसे बड़ी कंट्री कनाडा नहीं है इस लिस्ट में, है ना। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है लैटिट्यूड का, राइट। 17 रिचेस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज में ये दोनों कंट्री नहीं है रही, है ना। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं अब बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, क्या है, जो कि हायर लेवल ऑफ रिचनेस दिखाए बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, उन और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज अगर आपको मिल जाए, इनको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक तो है वेस्टर्न घाट और एक है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, एक्चुअली हम इसको बोलेंगे ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय एक्चुअली। ठीक है, तो 4 जो हैं, ये तो 2 मेन थे। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो 4 हैं हमारे पास हैं, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, एक सुंडालैंड यानी कि इंडोनेशियन आर्चिपेलागो, और जिसका रीजन और होता है निकोबार आइलैंड। ठीक है, हम एक बार इसको हटा देते हैं, हम फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं आज। हमें बहुत ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी की यहाँ पे ज़रूरत होती है वैसे तो समझने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या, या बायोडाइवर्सिटी है क्या हमारे अलग अलग, बट हम इस तरीके से करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ना हो। आप इंडिया का मैप बना पाते हैं फ्री हैंड? यहाँ तक आ पा रहा है पूरा? ठीक है, कैमरे में ठीक है। गुजरात बड़ा हो गया ना कंपैरिजन में, कह रहे में, और जम्मू कश्मीर थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, बट समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक तो है ये, एक अब देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। एक इसको जो इसको थोड़ा सा उतना कर दें जितना कि है एक्चुअली है। जी, मेरे लिए पानी भी ले आओ। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, देखो अब लैटिट्यूड हमारा वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ से जाती है, यहाँ से कहीं से, राइट। अब ये वाला जो रीजन है, इसके साउथ वाला रीजन, हम ये क्यों कहते हैं कि टॉरिड जोन इज इंपॉर्टेंट, कि मतलब जहाँ पे लैटिट्यूड इज बिटवीन से मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये रीजन इतना रिच क्यों है, लैटिट्यूड इतना बड़ा रोल क्यों प्ले कर रहा है? ज़्यादा एक्सपोज है सनलाइट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, और दूसरा सनलाइट की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, और दूसरा तो उस कारण से ऑक्सीजन रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है कि फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फूड, बायोमास प्रोड्यूसर है ना, और इसलिए इतना डाइवर्सिटी आ जाएगी। बट एक और बड़ा रीजन है जो कि फूड प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है,
एक प्लांट को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए? सन चाहिए और पानी। पानी चाहिए। क्या आपको लग रहा है इस रीजन में ज़्यादा पानी होगा बाकी के कंपैरिजन में? लैटिट्यूड में या नीचे? इस लैटिट्यूड वाले रीजन में, इस नॉर्थ में। ज़्यादा होगा, क्यों? जब सनलाइट ज़्यादा है तो वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस और ज़्यादा प्रोड्यूस। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दुनिया के, पता है आपको, दुनिया का एक भी डेजर्ट इस रीजन में अगर नहीं करता, दुनिया का एक भी डेजर्ट, सारे डेजर्ट 30 डिग्री नॉर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं या 30 डिग्री साउथ में, ज़्यादातर इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे क्यों, ठीक है। बट ये है, ठीक है, हम मतलब जब ज्योग्राफी करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा इस साइड कैसे रहेगा सर? क्या, मतलब ईस्टर्न साइड फिर उस पे। हाँ, ये वाला रीजन कैसे आ गया, है ना। ये अभी ये सिर्फ इंडिया में, और सिर्फ इंडिया और इंडिया में ये पॉसिबल है। क्या और किस वजह से? क्योंकि मॉनसून है। मॉनसून विंड्स। यस, मॉनसून विंड्स इतना और इतना बड़ा ओशियन है नीचे, ठीक है, और इतना हॉट ओशियन है नीचे, और वहां से एक ही डायरेक्शन में लगातार विंड चल रही है, और सारी की सारी विंड यहाँ पहाड़ों से टकरा रही है और पार नहीं जा पा रही। क्या करेंगी विंड्स? वो सारा यहाँ से पानी उठाकर यहाँ फेंक देती हैं, राइट। और सनलाइट इतनी भी बुरी नहीं है ना, इससे जस्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर ये गलती से ये जोन बस यहाँ पे होता ना, इससे ज़्यादा डाइवर्स कुछ होता ही नहीं, है ना। और ये चीज़ अगर यहाँ पे होती ठीक इक्वेटर पे, इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं था डाइवर्स, इतना पानी है यहाँ पर, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। मैं प्रेसिपिटेशन की बात नहीं कर रहा, प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म्स में होती है, ठीक है, जैसे कि स्नोफॉल, हेल स्टोन्स, ये सब, है ना। यहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल होती है वाटर फॉर्म में, है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसलिए अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी बरसेगा, अब बात ये है मानसून विंड किस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब देखो, सनलाइट एंड रेनफॉल, फोटोसिंथेसिस यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस और ये है रीजन। अब जो विंड है, विंड की डायरेक्शन होती है ये मानसून सीजन की, ठीक है। अब मेरे को बताओ, और इंडिया की मेजर फॉरेस्ट चलो बना देते हैं, ठीक है, वो मेजर माउंटेन्स कहाँ हैं? हिमालयाज, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे ये हैं, और फिर ये ऐसे, है ना, ये हिमालयाज हैं, यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज हैं, राइट। ये सारे हिमालय हो गए, और कहीं है जैसे आपने यहाँ पे अरावली सुना होगा, छोटी रेंज है, बट इससे बड़ी रेंज है ये, कौन सी? वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे रण ऑफ कच्छ हो गया, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे और माउंटेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, महेंद्रगिरी वगैरह, ये सब यहाँ पे नल वाला फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। यहाँ पे कुछ और ईस्टर्न घाट कहते हैं, डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, यहाँ पे मेजर माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब जब भी पानी आएगा, ठीक है, आपको पता है पानी पहाड़ से जब टकराता है क्यों बरस जाता है? जब विंड होती हैं, विंड्स, ह्यूमिड विंड्स, जब पहाड़ पे चढ़ती हैं तो होता क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। एज सुन एज टेम्परेचर फॉल्स, ह्यूमिड एयर क्या हो जाएगी? ह्यूमिड एयर का क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कंडेंस हो जाती है, कंडेंस हो गई, एंड वंस इट कंडेंस, इट विल कंडेंस होने के बाद वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी, बड़े ड्रॉप्स बनेंगे, और ड्रॉप्स अपने वेट की वजह से फॉल हो जाएगी और सारी बारिश हो जाएगी। और ये बारिश मतलब क्लाउड यहीं बनेंगे, यहीं बरस जाएंगे, और जैसे ही ये वापस नीचे जाएगा हवा, ये वापस गर्म हो जाएगी, और जैसे ही गर्म हो गई हवा, उसका क्या होगा, वो उसका जो भी है वो और ज़्यादा रेनफॉल करेगी नहीं। तो हमेशा ऐसा होता है, लीवर्ड साइड पर होता है डेजर्ट, ठीक है, और विंडवर्ड साइड पे होती है तगड़ी रेनफॉल। इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे, और ईस्टर्न साइड में विदर्भ, मराठवाड़ा, एकदम रेन डेफिशिएंट इलाके आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलता है, ठीक है, बहुत तगड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन है। इसके अलावा
अगर कोई सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन है वो है ये छोटी सी पहाड़ी है मेघालय की, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, 3 हिल्स हैं, छोटी हिल है, कोई बहुत बड़ी हिल नहीं है, बट पूरे बे ऑफ बंगाल का सारा मॉइस्चर को सबसे पहले ये फेस करती हैं, इसलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बट ये छोटी सी हिल्स है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी हिल है जो कि अरेबियन सी के पूरे पानी को फेस कर रही है, विच मीन्स केरल हद से ज़्यादा डाइवर्स होता है। यहाँ पे एक ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे नॉट बनती है एक, ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे हद से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी का जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट आता है वो है संडालैंड एंड निकोबार आइलैंड। क्या कि यही विंड्स जो एक्चुअली खाली यहाँ नहीं जाती, ये वाले जो माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज अंडमान, दिस इज निकोबार एंड दिस इज इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, वो आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ये हमारा थाईलैंड एंड वो सब, ठीक है। तो ये जो विंड्स हैं ये सिर्फ यहाँ नहीं जाती, ये मॉनसून वाला जो क्लाइमेट है वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी एग्जिस्ट कर रहा है पूरे में, ठीक है। वियतनाम तक, साउथ चाइना तक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। मॉनसून, व्हाट इज मॉनसून क्लाइमेट, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। व्हेन जो हमारी एनुअल रेनफॉल है उसका 70-75% सिर्फ 4 महीने में बरस जाए, है ना, तो सारी बारिश एक ही मौसम में हो जाए, उसको मानसून बोलते हैं, है ना, मौसम से ही शब्द आया मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विंड्स आई और विंड्स ने क्या करा, इस विंड ने इस पूरे अब मैंने आपको बोला था ना कि अगर कोई रीजन 0 डिग्री के आसपास है उससे ज़्यादा डाइवर्स कुछ हो ही नहीं सकता, प्लस अगर बारिश हो रही है, ऐसा ही यूनिक सिचुएशन में ये लैंड है इंडोनेशिया एंड निकोबार, है ना। ये इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं संडालैंड, ठीक है। तो ये है, अब ये निकोबार वाला जो रीजन है वो इस संडालैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हो गया, तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हो गया हमारा, सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ये इंडिया के जो वो है ना क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें भी आते हैं, ये भी एक अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है निकोबार, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। चलो ये दो चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इंडो बर्मा, इंडिया एंड म्यांमार, ये वाला इंडो बर्मा, इंडिया एंड म्यांमार, ये वाला जो रीजन है ये नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा ये, हाँ, नमचा बरवा से हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अरुणाचल से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, और इनफैक्ट ये आगे तक जाएगा, ये हिल्स आगे तक मैंने बताया ना कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयास क्या कि ये चीज़, ये वाला रीजन, ये सब, जैसे हम ईस्टर्न हिमालय इंडिया में इस चीज़ को बोलते हैं, बट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के मामले में इस चीज़ को बोला जाता है ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, एक्चुअली नॉट ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो ये 4 मेगा बायोडाइवर्स रीजन्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया के, ठीक है। ऐसे टोटल कितने हैं दुनिया में, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। जब मैंने लास्ट 4-5 महीने पहले ये नोट्स अपडेट करे थे तब तक 36 काउंट हुए थे। एनसीईआरटी में इनिशियली जब वो एनसीईआरटी बनी थी 27 ही थे, ठीक है। ये लिस्ट बढ़ गया, अब 36 हो गई है, अभी 1-2 महीने में और बढ़ गए तो मेरे को आइडिया नहीं। ये लेटेस्ट मैप है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, बढ़ने का रीजन मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये भी हॉटस्पॉट है सर, पहले से बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम इनफैक्ट एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हम जितनी तेज़ी से स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से वो एक्सटिंक्ट जा रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्कवर ही तब करते हैं जब वो एक्सटिंक्ट चली जाती हैं उनके फॉसिल्स के थ्रू, है ना, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। हम उनको रिकॉर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि ये तो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। इंडिया में जब भी नई स्पीशीज़ फाइंड होती है ना, आप जब भी न्यूज़ पढ़ोगे 90% ऑफ द केसेस में वो यहाँ पे फाउंड हो रही है कि भाई अब एक इस टाइप का क्रैब फाउंड हो गया, अब इस टाइप का इंसेक्ट हो गया, ज़्यादातर इंसेक्ट फाइंड हो रहे हैं। सर, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ऑर्किड्स और वगैरह वगैरह, हाँ,
हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे रिसर्च एक पॉइंट तो ये है कि रिसर्च की कमी है, क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट और डाइवर्सिटी ना हो, ये थोड़ा सा मतलब नहीं लगता है, सेंस नहीं बनता। बट दूसरा जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी यहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे उस कंपैरिजन में कम है। प्लस वो टेम्परेट जोन में चला जाता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है तो क्या है कि जो स्पीशीज़ हैं उनको या तो कन्फर्म करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम आती है। तो एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है एनिमल्स को रहने के लिए, उन इन्वायरमेंट में रहना आसान नहीं है ना। ह्यूमंस फिर भी रह पाते हैं, इंसेक्ट्स नहीं रह पाते, जो छोटी बॉडी है वो नहीं रह पाती है ना, इसलिए बस यही है। चलो अब आते हैं हम जो मेन चैप्टर है आज का, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। देखो अब ये मैप है हमारे पास एक, हम फॉरेस्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में। एक चीज़ नोटिस करो, ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, आपको बाकी जनरल रीजन से ये ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक आपको ये रीजन हद से ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है ना, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भूटान इंक्लूडेड बहुत ज़्यादा ग्रीन है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ ये वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है 60-70% एरिया ही फॉरेस्ट है, राइट? ठीक है, और सेम ही चीज़ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कही जा सकती है। फिर आपको ये पूरा रीजन दिख रहा है, एडजेसेंट रीजन से हद से ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है। ये पूरा रीजन म्यांमार वाला रीजन है, ये इंडिया के ईस्टर्न वाले हिमालयाज हैं, ठीक है, मतलब नागालैंड, मणिपुर है ना, मिजोरम, तो ये पूरा रीजन हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ये चीज़ हो गई। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे निकोबार हट गया है, ठीक है, वो निकोबार संडालैंड वाला रीजन है, ये चीज़ हो गया। लेकिन ये इकलौते फॉरेस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना, ये रीजन है। ये कौन सा वाला इलाका है? जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर अमरकंटक, अचानकमर, ये वाले जो रीजन है ये है, यहाँ पे इंडिया की 4 बहुत बड़ी नदियाँ इंपॉर्टेंट जाती हैं। ऊपर की तरफ सोन चली जाती है, इस तरफ को यहाँ से होते हुए ये क्या कहते हैं, उड़ीसा की कौन सी नदी थी, मैं नदी का नाम कैसे भूल गया। एनीवे यहाँ पे नर्मदा जाती है, नैनो, अरे ये हमारी, अरे क्या बात कर रहा हूँ, रुको, ये क्या हो रहा है, मैं इतना भूल कर रहा हूँ चीज़ें। मेरे को लग रहा है मेरी याददाश्त के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि ये एकदम ऐसा हो गया जैसे मैं अपना ही नाम भूल गया हूँ। महानदी, हाँ महानदी, ऑब्वियसली महानदी, ठीक है, महानदी यहाँ से जाती है, ठीक है। तो ये हाँ, इसके नीचे से जस्ट तापी जाती है, यहाँ से नर्मदा जाती है, यहाँ से सोन जाती है, ऊपर सोन यहाँ पे बिहार में मिल जाती है, और फिर ये ऐसे जाती है, ठीक है, और फिर महानदी। ये सारी नदियाँ यहाँ से आ रही है, ये बहुत तगड़ा फॉरेस्टेड रीजन है। इसके अलावा यहाँ पे नंदा देवी वगैरह, ये देख रहे हो कितने फॉरेस्टेड रीजन है ये, है ना। इनफैक्ट पूरा हिमालय आपको डार्कर ग्रीन शेड में दिखेगा, राइट। तो डार्कर ग्रीन का मतलब क्या है, जितना डार्क कलर उसने सनलाइट को उतना एब्जॉर्ब कर लिया है, वो दे नहीं रहा सनलाइट, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, सिंपल है ना। बाकी रीजन से अगर वो डार्क दिख रहा है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब सनलाइट पड़ रही है, वो बाहर जा रही है, राइट। तो ये हमारा फॉरेस्ट है। बट ये जो फॉरेस्ट है, क्या इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करा है? वो जरूरी नहीं है। इंडिया में फॉरेस्ट हम किस चीज़ को कह रहे हैं, हम फॉरेस्ट इन इंडिया इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। मतलब इंडिया का कंसिडरेशन अलग है हो सकता है हम फॉरेस्ट इस चीज़ को बोले ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डालता हूँ, मैप को बने रहने देते हैं, एक अच्छा रिसोर्स है, और टॉपिक डाल देते हैं फॉरेस्ट इन इंडिया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि इंडिया में फॉरेस्ट किस चीज़ को कहा जाता है, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारे पास डेफिनेशन, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, तो एक टॉपिक डालो फॉरेस्ट एक्ट 1927 ब्रिटिश टाइम का। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ था, इंडिया ने सारे ब्रिटिश लॉज को कंटिन्यू करा था, विच मीन्स हमने इसको कंटिन्यू करा। ठीक है, और ये जो एक्ट है जितने भी इंडिया के फॉरेस्ट हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है ना। तो इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लिखो। थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ना, किस बेसिस पे हम ये कैटेगरी कर रहे हैं, हम ये बेसिकली इसको रिसोर्स मान के, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्स दिस फॉरेस्ट एक्ट एज, है ना, इसके बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। तो पहला है रिजर्व फॉरेस्ट की मोस्ट वैल्यूएबल, देखो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ऑल राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज, राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज आर बैंड हेयर। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे कि जो लोकल कम्युनिटीज है वो कितना इंटरफेयर कर सकते हैं फॉरेस्ट के साथ। यहाँ पे नो इंटरफेरेंस। अब लोकल कम्युनिटी का ये देखो ब्रिटिश टाइम का एक्ट है, ब्रिटिशर्स को क्यों चाहिए थे फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ से वो टिम्बर लेते थे, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अपनी शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवे लाइन डालने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, वो फॉरेस्ट एक्ट मेनली इसको रेवेन्यू की तरह दिखती है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे बिल्कुल ट्राइबल को नहीं आने देना है। ठीक है, ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हमने बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया है, लेकिन प्रोटेक्शन सेम है। कोई कम्युनिटी इसमें नहीं जाएगी, कोई फॉरेस्ट फ्यूल वुड कुछ नहीं कलेक्ट होगा। ठीक है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब इंक्लूडिंग ट्राइबल्स का इस पे कोई हक नहीं है। ठीक है, ये हो गया रिजर्व फॉरेस्ट। सेकेंड आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने तो इस सेंस में रखे थे रिजर्व फॉरेस्ट की ये फ्यूचर के नीड के लिए काम आएंगे, है ना, इसको बाद में क्लियर करा जाएगा, अभी नहीं क्लियर करा जाएगा। बट एक्सीडेंटली ये एक तरीके से एक अच्छी चीज़ हुई, क्यों? क्योंकि अब ये फॉरेस्ट बच गए, है ना। इनफैक्ट जितने भी अभी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है वो सब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बेस्ट टाइप है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे लिखो कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ठीक है, यहाँ पर राइट्स लिखिए। राइट्स क्या क्या? एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग, are sometimes allowed on the fringes of the forest. ठीक है, but only to sustain livelihood. ठीक है, सिर्फ लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए है। ठीक है, किस चीज़ के लिए नहीं है ये चीज़, कि कॉमर्शियल लेवल पे अगर हंटिंग हो रही है ना, वो सब नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, या एक्चुअली इनको हम विलेज फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट
या विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व लिखो, कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट या फॉरेस्टेड लैंड हेल्ड बाय PSUs एक्सेट्रा, या कंपनीज, किसी भी टाइप की कंपनी, कोई कंपनी है जो कि फॉरेस्टेड लैंड होल्ड कर रही है, मतलब क्या है कि उसने लैंड खरीद लिया, उसको कुछ करा नहीं, अब वहां पे फॉरेस्ट हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये अनक्लासिफाइड है फॉरेस्ट, वी आर नॉट क्लासिफाइंग इट एज ए फॉरेस्ट, है ना, ये हो गया। अब ये तो हो गई हमारी जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही मतलब इस सेंस में कि कम्युनिटी की क्या राइट है क्या नहीं है, बट ये इको सेंट्रिक डेफिनेशन नहीं है ना। ये क्या किस टाइप के सेंट्रिक, ये रेवेन्यू सेंट्रिक डेफिनेशन है, ठीक है। रेवेन्यू सेंट्रिक डेफिनेशन सबसे घटिया होती है, एटलीस्ट पीपल सेंट्रिक ही हो जाती है, ठीक है। और पीपल सेंट्रिक से भी ऊपर उठ के अब हमें फॉरेस्ट सेंट्रिक, इकोसिस्टम, इको सेंट्रिक डेफिनेशन रखनी पड़ेगी, है ना। तो दिस इज द वर्स्ट क्लासिफिकेशन वन कैन हैव। सैडली ये एक्ट अभी भी जिंदा है और इस तरीके से क्लासीफाई कर रहा है इसको, मतलब बहुत अच्छे से इसको क्या कहते हैं, इमेजिन करना चाहिए, है ना। हमने क्या है कि इन्हीं रिजर्व फॉरेस्ट में से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये सब कर दिया है। ये कहाँ पर आया है, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट में आया है, ठीक है। एक्चुअली होना क्या चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ले आना चाहिए, ठीक है। क्यों, ये रेवेन्यू सेंटर के हद से ज़्यादा, ठीक है। क्या बेटर हो सकता है कि हम इस पूरी चीज़ को बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ले आए, ठीक है। ये जितने भी हम वो देखते हैं ना कि हमारे ये IFS फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, वो सब इसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बस क्या होगी कि वो सर्विसेज की फिर ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इतनी ज़रूरत होगी वो कंजर्वेशन के लिए जाएँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, जब इसको रिसोर्स की तरह देखते हैं, फिर उसी फॉरेस्टेड लैंड पे वो लोग डैम बनाना, कैनाल सिस्टम बनाना, ये सब इन सब के खर्चे करते हैं, है ना। इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इनफैक्ट ये क्या कहते हैं, करप्शन, ठीक है। कि फॉरेस्ट लैंड में वो फालतू के कैनाल बना दे रहे हैं जिसकी मान लो ज़रूरत भी नहीं है कम्युनिटी को, है ना। तो इस तरीके से बेटर क्या चीज़ हो सकती है कि ये पूरी क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से नन एंड वॉइड कर दो और सारी क्लासिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग आए। क्या कि ये बोलते हैं कि कोई चीज़ नेशनल पार्क हो गई, कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, कोई चीज़ बर्ड सेंचुरी हो गई, ठीक है, कोई चीज़ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये क्लासिफिकेशन बेटर है, राइट। हम ये क्लासिफिकेशन पे आना चाहेंगे, ठीक है। एनीवे कोई टॉक्स हो रहा है या मतलब इसमें कोई नहीं, अब दोनों चीज़ें एकदम पैरेलल चल रही हैं, कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा कि ये क्लासिफिकेशन अब हट जानी चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। बट ये आई थिंक कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट का भी व्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। अब ये तो हो गया, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जब हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट एक्ट पे जाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट अलग है, फॉरेस्ट एक्ट अलग है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पीपल सेंट्रिक एक्ट, 3 टाइप के एक्ट हो गए हमारे पास। एक तो हो गया रेवेन्यू सेंट्रिक एक्ट, एक हो गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। सुना है ये नाम, लिख लो, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, आपके नोट्स में है नहीं है पहले से, ठीक है, इसलिए लिख लेना। मैं अगली बार अगर कोई प्रिंट हुआ तो फिर मैं उसमें डाल दूंगा, मैं लिख लेता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट भी 2 टाइप की क्लासिफिकेशन करता है। एक पर वो जो क्लासिफिकेशन है वो इंडिविजुअल्स की क्लासिफिकेशन है, क्या कि कम्युनिटी राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स, वो इसकी बात करता है कि इंडिविजुअल्स की क्या राइट है फॉरेस्ट में, ठीक है, जहाँ पे भी वो राइट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राइट कहाँ होल्ड कर रहे थे, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में कुछ राइट होल्ड कर रहे हैं, यहाँ तो कोई राइट ही नहीं है,
यहाँ तो कोई राइट नहीं है ना। जहाँ पे राइट है वो किस टाइप की होगी, एक तो इंडिविजुअल टाइप की राइट होगी, एक कम्युनिटी राइट। इंडिविजुअल राइट क्या, कि यू कैन ओन ए लैंड इन फॉरेस्ट बिकॉज इट इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, राइट। एंड इसलिए वहां पे होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का मतलब है द कम्युनिटी बिकम सेटल्ड, राइट। प्लस कम्युनिटी राइट है कि द कम्युनिटी होल्ड्स राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप की राइट्स हैं जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है। ये हो गई पीपल सेंट्रिक, ये रेवेन्यू सेंट्रिक थी, ये पीपल सेंट्रिक हो गया, ठीक है। और ये वो एक्ट है जो एक्चुअली इन्वायरमेंट सेंट्रिक है ना। तो ये चीज़ है। खैर एनीवे, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके लिए कुछ लिखना है। इसके लिए कुछ, किसके लिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, हाँ लिख लो। इट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ राइट्स to the tribal communities, in India. ठीक है, वन इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो दो टाइप के राइट्स हैं। ये जब हम ये कर रहे होंगे ना, ये कहीं और आएगा, नहीं कहीं और नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं आपको यहाँ पे करा ही देता हूँ फॉरेस्ट राइट, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट या फॉरेस्ट राइट्स? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हाँ एक ही बात है। FRA, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट, पीस एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इंडिविजुअल राइट्स लिखो, इसमें कौन सी हैं इंडिविजुअल राइट। सबसे पहला राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्टेड लैंड। फॉर दो चीजों के लिए, हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन। फॉर हैबिटेशन रहने के लिए, एंड कल्टीवेशन उगाने के लिए, ठीक है। एंड कल्टीवेशन में लिखो कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड, कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड, कॉमर्शियल कल्टीवेशन नहीं, ओनली फॉर लाइवलीहुड। उसका अगर पर्सनल लैंड है तो वो उसका फ्रीडम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट वर नॉट पर्सनल लैंड्स ऑफ एनीवन, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कर रहा है, इस फॉरेस्ट एक्ट को तोड़ रहा है ना। और वो कह रहा है कि जिन फॉरेस्ट में अंदर जाने की अनुमति है वहां पे लैंड को ओन करने की अनुमति भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये काम कर रहा है, गॉट इट। तो ये हो गई इंडिविजुअल राइट, ठीक है, राइट टू होल्ड, और ये ठीक है। फिर राइट ऑफ ओनरशिप, ये भी इंडिविजुअल राइट ही है, सेकेंड राइट है, राइट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड राइट लिखेंगे, ये राइट टू ओनरशिप, ये इंडिविजुअल राइट्स हो गए, ठीक है। राइट टू ओनरशिप में आप लिख भी सकते हो कि कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस? यस, फ्रूट्स, हनी, है ना, फ्यूल वुड, ठीक है। तो दे कैन कलेक्ट, ठीक है, जो चलने के लिए जो, यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी राइट्स। ठीक है, दीज आर, सबसे पहले इसमें कई सारे राइट्स हैं। फर्स्ट राइट इज राइट टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट एंड मैनेज।
तीन चीजें, प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, एंड दीज आर ट्रेडिशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज विच मीन्स दे हैव ओन्ड इट ट्रेडिशनली फॉर वेरियस जनरेशंस। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर हैबिटेट राइट्स, हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, नॉट फॉर ऑल ट्राइबल ग्रुप्स, नो। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, हर एक को नहीं मिलेगा, नो। Primitive tribal group, which means those tribal groups which are in which still exist in pre-agricultural phase. नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ना। क्रीमी लेयर इज जस्ट एन इनकम क्राइटेरिया, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये कौन से हैं? वो पूरे के पूरे ग्रुप विच आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन प्री एग्रीकल्चरल फेज, है ना, विच हैव नॉट सेटल्ड ओवर द जनरेशन, है ना, विच आर स्टिल प्रिमिटिव, है ना। वो फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अलाउ करेगा कि अंडमान की जो 4 ट्राइब्स हैं वो अपने फॉरेस्ट रिजर्व में जो कम्युनिटी है वो ओन करे उस फॉरेस्ट को, कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ दैट फॉरेस्ट। जवारा ट्राइब हो गई, है ना, ओंगल ट्राइब हो गई, एंड ये सब। ठीक है, 4 ग्रेट ट्राइब्स ऑफ अंडमान। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बस। तो ये है। अब यहाँ पे कम्युनिटी राइट में उनको एक बड़ी राइट क्या मिलती है, नेक्स्ट लिखो आप, कि दे हैव राइट टू फॉर्म ए ग्राम सभा, राइट टू फॉर्म ए ग्राम सभा, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग the extent of individual and community ownership। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब ये जो मैं सेंटेंस बनाया इसमें एक्चुअली 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला, राइट टू फॉर्म ग्राम सभा इस एक्ट के थ्रू नहीं आया, वो आया है पीसा एक्ट के थ्रू। ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज आई थिंक है, इसको शेड्यूल्ड एरिया है पीसा एक्ट का, ये हाँ, टू शेड्यूल्ड एरिया। तो पंचायत, इसमें लिखो, ये जो पंचायत यहाँ पे बनी है, ये जो ग्राम सभा बनी है, इट इज़ अंडर, उसको ग्राम सभा पे आप गोला मारो, ग्राम सभा जो शब्द लिखा है, ठीक है, ये, और यहाँ पे एरो लिखो, एरो बनाओ, ठीक है, अंडर पीसा एक्ट, अंडर पीसा एक्ट, PESA, पीसा। पंचायत एक्सटेंशन टू, लिखो पीसा एक्ट का फुल फॉर्म, पंचायत एक्सटेंशन टू, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, एक्सटेंशन टू, हाँ, टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। Because see, the 73rd amendment, do you know which one was 73rd amendment कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे पंचायती राज बना था सिस्टम, ठीक है, अभी आपको पॉलिटी नहीं हुआ, तो पंचायती राज सिस्टम बना था, तो उसमें क्या था, उसमें एक्सेप्शन था, इट डिड नॉट एक्सटेंड टू द ट्राइबल एरियाज, द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, बट इट हैड अ प्रोविजन कि लेटर ऑन पावर, द पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड कि जब उसको ठीक लगे कि वो एक्सटेंड कर सकती है। आफ्टर 73rd अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस, 4 years later in 1996 दिस पीसा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे 1996 लिखो, ये एक्ट 1996 का है, ठीक है, एंड लेटर ऑन, अब ये जो ग्राम सभा आपने लिखा है ना, उसके बाद यहाँ इनको पावर दी गई है क्या करने के लिए, नेक्स्ट ये जो सेंटेंस था इसको पढ़ना, दे हैव पावर टू फॉर्म ग्राम सभा फॉर ग्राम सभा फॉर, ये क्या लिखा है आपने, फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओनरशिप। यस, तो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ये पीसा को, जो पीसा के अंडर ग्राम सभा बनी है, उनको एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी ओनरशिप डिटरमाइन करने की ये जो पावर है, ये किसने दी है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ने दी है।
समझ रहे हैं? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ट्राइबल पर्सन लिविंग इन अ फॉरेस्टेड एरिया फॉर जनरेशंस, ठीक है, बट नाउ आई एम क्लेमिंग अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2006 में आया है, ठीक है, पीछे पेज पलट के लिख लो, पीछे 2006 का एक्ट है, ठीक है, ये 2006 में आया, एंड आई एम नाउ क्लेमिंग, ठीक है, कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा रहा हूँ एंड नाउ आई एम क्लेमिंग कि दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू मी. बिफोर दिस एक्ट द कम्युनिटी हैड नो राइट, ठीक है. नाउ आई एम क्लेमिंग दैट आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ दिस पैच ऑफ लैंड. सरकार ये आइडेंटिफाई कैसे करेगी? मेरे क्लेम को मान क्यों लेगी? ऐसे ही मैं कुछ भी जाकर बोलूँगा वो बोल लेगी क्या? है ना, ऐसा तो नहीं होगा. तो ये जो क्लेम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? दीज क्लेम्स वो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्राम सभा ऑफ द रीजन. एंड विच ग्राम सभा? द ग्राम सभा विच इज एस्टैब्लिश अंडर द पीसा एक्ट, ठीक है. नाउ व्हाट वुड हैपन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट आया, ग्राम सभा को एम्पावर कर दिया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सभा वुड आइडेंटिफाई दैट दिस पैच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू मिस्टर ए, बी एंड सी, एंड दिस होल पैच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू द विलेज, ठीक है. और वो सारा जो रिकॉर्ड है वो उठाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेजा, है ना. एंड देन आई विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, सी द ग्राम सभा इज रिकमेंडेड दैट दिस पैच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू मी, नाउ गिव मी द ओनरशिप, द टाइटल ऑफ दिस लैंड, ठीक है. तो फॉरेस्ट राइट एक्ट डज दिस, इट एम्पावर्स द ग्राम सभा कि वो इनिशिएट करेंगे. नाउ इट डज नॉट मीन्स कि द लैंड वुड ऑटोमेटिकली बी ग्रांटेड टू मी, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वुड स्क्रूटिनाइज द क्लेम and then only it would further entitle me to own the land, है ना. only once it has scrutinized it, है ना. तो 2 layers of security check हो गया. मैंने क्लेम करा ग्राम सभा में जाकर, ग्राम सभा ने एक रिपोर्ट बनाई, उसको भेज दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्क्रूटिनी हुई और मेरे को टाइटल मिल गया, ठीक है. ऑब्वियसली बिकॉज देर आर 2 checks, देर आर 2 possible areas of corruption, है ना. एंड इन इंडिया ऑब्वियसली द मोस्ट ऑफ सच थिंग्स, जहाँ पे ओनरशिप की बात आती है, मुफ्त की ओनरशिप की, वहाँ पे करप्शन बहुत होता है और करप्शन होता है ना. अब यहाँ पे 2 चीज़ें, एक चीज़ क्या अच्छी हुई, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉरेस्ट राइट एक्ट की. क्या? एक ये पीपल सेंट्रिक नहीं है, एक इको सेंट्रिक नहीं है, ठीक है. नाउ फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कर देता है? उसको पीपल सेंट्रिक बना देता है, ठीक है. बट अब यहाँ पे एक चैलेंज नया खड़ा हो जाएगा. क्या सोचो, इससे क्या नए चैलेंजेस आएंगे? यस, किस चीज़ को? यस, फॉरेस्ट को एक्ट के तहत. तो होगा क्या, एक पैच ऑफ लैंड उन्होंने कह दिया मेरी ओनरशिप है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस वहाँ के पेड़ काटूंगा, ठीक है, वहाँ पे खेती करूँगा, टेनेंट्स बुलाऊंगा, टेनेंट्स को किराए पे दे दूंगा, मेरे को दो 50,000 रुपये महीना, है ना. तो विच मीन्स इस एक्ट के आने से बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का. ये एक्ट बिल्कुल भी इको सेंट्रिक नहीं है, राइट. हमने पीपल सेंट्रिक तो बना दिया, ये तो सबसे ही घटिया था, ठीक है. ना ये पीपल सेंट्रिक था, ना इको सेंट्रिक था, ये रेवेन्यू सेंट्रिक था, गवर्नमेंट सेंट्रिक था. गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए कोई चीज़, है ना. गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं मिल जानी चाहिए कि एक एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर ले, इकोनॉमी को इस तरीके से कंट्रोल कर ले कि वो मतलब क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे. बट एटलीस्ट दिस एक्ट समहाउ इवन इन मतलब गलत डायरेक्शन के थ्रू, कैसे भी गलत तरीके से, बट इट प्रोटेक्टेड द रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट समहाउ, है ना. बट अब क्या है कि इससे थोड़ा सा हमारे ऑब्वियसली हम जो हमारे रिचेस्ट फॉरेस्ट हैं उनको आँच नहीं आने दे रहे. वो तो अभी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं. वहाँ किसी ट्राइबल को ब्रिटिशर्स ने ही एक्सपेल कर दिया था, सारे ट्राइबल्स को, है ना. तो वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है. वो अच्छा हुआ बुरा हुआ हम उस पर नहीं जा रहे कि जब भी वो जो कुछ भी हुआ, बट एटलीस्ट ये प्रोटेक्टेड है. अब इसमें किसी को नहीं आने दिया जा रहा, ठीक है. बट बाकी इलाकों में अब जो राइट्स हैं वो पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज़ है. उसके बाद एक छोटा सा मतलब इसका एक प्रोसेस होता है किस तरीके से ये मतलब होगा. वो हम मेनली जो आपका ये है ना पॉलिटी वाली जो किताब है उसमें पंचायती राज एक्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं. यहाँ पे पॉलिटी वाली किताब है क्या? यहाँ होनी चाहिए.
लक्ष्मीकांत वगैरह में ये सब नहीं दिया। ओहो, ये किताब यहाँ पे पॉलिटी वाली किताब नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं है, बट हमने जो अपनी किताब बनाई है ना उसमें ये सारे एक्ट हैं कि किस तरीके से, क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देती है बट माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाती कि ट्राइबल इलाके में ये चीज़ कैसे इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, या और दूसरे इलाकों में किस तरीके से मतलब लोकल गवर्नमेंट हो रही है ना, वो सारी चीज़ें हमने उसमें नोट करी है, ठीक है। तो ये आप डिटेल में तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी हम अपनी मेन डिस्कशन में, क्योंकि हम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास लीगली जो हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि हमारे पास ये कुछ फॉरेस्ट हैं और इनमें कुछ राइट्स हैं, हमारे पास यही है फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर कि हमने क्या करा है कि यहाँ पे और फॉरेस्ट को इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी है, और इन ही कुछ फॉरेस्ट को हमने या तो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरीके से कुछ डिक्लेयर कर दिया है। एंड वंस इट इज डिक्लेयर्ड एज सच, मान लो किसी ने इसको मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, एक बार ये डिक्लेरेशन हो गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड जो है ना, NWPB, ठीक है, सिर्फ वो बोर्ड है जो कि इसको इस प्रोटेक्शन जोन से हटा सकता है, एंड इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब अब बात सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो जाएगी। इसको डिक्लेयर करना तो आसान है बट इसको हटाना मुश्किल है। विच और एक बार आपने इस चीज़ को इस तरीके से जोन को, मान लो किसी को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं होगा, उसके आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में या 10 किलोमीटर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा और कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, और एग्रीकल्चर भी मिनिमम जोन पे होगा और टूरिज्म एक्टिविटी बहुत कम होगी। उसके बाद वाले जोन पे भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बार आपने प्रोटेक्ट कर दिया इस जोन को, उसके बाद ये प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम यहाँ से प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे थे, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है, यहाँ से प्रोटेक्शन पॉसिबल है। आई थिंक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1972 का था, लेट मी जस्ट चेक। एनीवे बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे हम आएंगे, इससे पहले हम एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लासिफाई करा जा सकता है, ठीक है, कैसे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। बट इन सब फॉरेस्ट को हम एक जैसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये देखने के लिए कि इंडिया के अंदर कितना फॉरेस्ट है, और वैसे भी हमने क्या करा है, मेरे को यार पानी दे देना, इसको ले लो, थैंक यू, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि अब ये जो फॉरेस्ट है इसको हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि एक्चुअली फॉरेस्ट है, क्योंकि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया था ये कौन सा फॉरेस्ट है, कोई डिफाइन नहीं है, हो सकता है किसी कंपनी के पास हो, कंपनी की ओनरशिप हो, वो तो कभी भी उन पेड़ों को काट सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन उसको क्या परमिशन वगैरह मिल रही है, विच मीन्स इसको हम एक्चुअली ट्रूली फॉरेस्ट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस हमें, मतलब यहाँ पे एक डेफिनेशन मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इंडिया क्या करता है, इंडिया फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक चीज़ को यूज़ करता है, दो टर्म्स को यूज़ करता है। एक टर्म तो होती है फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे हम फॉरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, और दूसरा है फॉरेस्ट कवर। ठीक है, दो टर्म्स है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फॉरेस्ट एरिया की। कि एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट, एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ठीक है, मतलब सरकार के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें जो एरिया फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर करा गया है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट एरिया।
मतलब जिस चीज़ पे टैक्स हो सकता है सर वो नहीं या फिर नहीं, मतलब ये कि देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड मतलब एक्चुअली हम लैंड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आए कहाँ से एक्चुअली, जैसे मुगल टाइम्स होते हैं, है ना, वो क्या करते थे कि वो बताते थे कि ये जो फॉरेस्ट है इख्ता लैंड है, दिस फॉरेस्ट इज खालिसा लैंड, दिस फॉरेस्ट इज समथिंग एल्स, है ना। इस तरीके से 2-3 टाइप के लैंड होते थे। इसी तरीके से होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसी तरीके से जो लैंड है उनका क्लासिफिकेशन करा कि दिस बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज स्कूल लैंड, दिस इज फॉरेस्टेड लैंड, दिस इज लैंड अंडर द इंडिविजुअल ओनरशिप, जमींदारी लैंड है एंड सो ऑन, है ना। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या करता है, हर लैंड के बारे में बताता है कि कौन सा लैंड किसका है ना। उस लैंड में अगर वो क्लासिफाइड है एज फॉरेस्ट, है ना, ऑन लैंड इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, इफ ए लैंड इज क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट वी कॉल इट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, डू यू थिंक दिस इज अ गुड डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट? व्हाई? क्योंकि सर प्राइवेट ओनर ओन लैंड्स रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हो सकते हैं बट जरूरी नहीं कि वो फॉरेस्ट ही हो। नहीं, बट प्राइवेट ओन लैंड प्राइवेट लैंड होगा, बेशक उस पर फॉरेस्ट भी हो। नहीं मतलब कंपनी बेस में बोल रहा हूँ जो एक पार्टिकुलर एरिया। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली इसकी उल्टी है। क्या कि मान लो हमने क्लासिफाई कर दिया इस सर्टेन पीस ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट, व्हाट इफ दैट लैंड इज नॉट एक्चुअली ए फॉरेस्ट? हमने मतलब ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकार ने कहा कि हम पूरे रण ऑफ कच्छ को फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हैं, इज इट अ फॉरेस्ट? मतलब वो जो सॉल्ट पैन्स है ना, वो तो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, बंजर जमीन है, समझ ना। द प्रॉब्लम इज डिक्लेरेशन ऑफ अ फॉरेस्ट डज नॉट मीन दैट द फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई तरीका है पता लगाने का कि वाकई में इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ है? यस, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। क्या आप इस मैप पे बता सकते हो फॉरेस्ट कहाँ है? सर जितने भी ग्रीन एरियाज हैं सर, ग्रीन एरियाज हैं उनको काउंट कर लेते हैं, जो हैवी ग्रीन एरियाज हैं, है ना। ये वाला नहीं, ये वाला तो ठीक है, लाइट ग्रीन एरिया विच मीन है एग्रीकल्चर चल रहा हो इसलिए लाइट ग्रीन है। जो एकदम डार्केस्ट ऑफ ग्रीन एरिया है, चलो इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यस, इस तरीके से करा जाता है और इस डेफिनेशन को हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो सेकंड चीज लिखो फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया में मैंने क्या लिखवा है? एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड मीन्स लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, है ना। अब व्हाट आर फॉरेस्ट कवर लिखो कि एक सेकंड, रिमोट सेंसिंग, रिसोर्स सेट। इसको एक्चुअली इसको करने से पहले ना एक चीज़ और लिखना चाहूँगा मैं। अच्छा चलो ठीक है, फॉरेस्ट कवर लिखो, एरिया ऑक्यूपाइड by forests with canopy। ठीक है, इसमें लिखो डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर वो हम कैसे कर रहे हैं? डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज डन बाय एरियल फोटोग्राफी, एरियल एंड सैटेलाइट फोटोग्राफी। एरियल एंड सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इन इंडिया जनरली व्हाट वी आर, विच सैटेलाइट वी आर यूजिंग रिसोर्स सेट सैटेलाइट, रिसोर्स सेट टू क्लासीफाई ए सर्टेन एरिया एज ए फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथडोलॉजी। फॉरेस्ट कवर के अंदर, यस, फॉरेस्ट कवर के अंदर मेथडोलॉजी एक टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक। वी जनरली यूज रिसोर्स सेट टू
व्हाट इज रिसोर्स सेट 2? इट इज मेनली ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, है ना. रिसोर्स सेट 2 टू मॉनिटर द फॉरेस्ट कवर. To monitor the forest cover at district, state and central level and national level बोले इनफैक्ट. हम 3 लेवल्स पे ये क्लासीफाई कर देता है इतना फॉरेस्ट है. एंड हाउ इट इज एक्चुअली डूइंग इज इट एक्चुअली रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट इट इज रिसीविंग, है ना. जितना वो ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन एक्चुअली वो रजिस्टर कर रहा है, उस पूरे एरिया को ले लेता है ना. कि फोटोसिंथेसिस ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया प्योर वाइट लाइट से, है ना, वो क्या मिल रहा है उसको, तो वो चीज़ वो देखते हैं, है ना, और उससे उन्हें मिल जाता है. ठीक है. इसके अलावा एक और फॉरेस्ट है. अब देखो क्या है कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ करी है. उन्होंने कहा है कि देखो नाइदर दिस नॉर दिस इज अ गुड आई मीन दिस पैरामीटर टू फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. व्हाट डू यू थिंक इज ए प्रॉब्लम विद दिस फॉरेस्ट कवर टर्म? ये नैरो व्यू दे रहा है कि सर जो एरिया फॉरेस्ट से कवर होगी बस फॉरेस्ट होगी, या फिर जहाँ पे आपको सिर्फ फॉरेस्ट दिख रहा है वही एरिया को फॉरेस्ट होगी. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि आप उसको फॉरेस्ट बोल दे रहे हो जहाँ पे फॉरेस्ट दिख रहा है. फॉर एग्जांपल कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा पार्क है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि उसमें पेड़ ही पेड़ उगा रखे हैं, अच्छी कैनोपी हो रखी है. बट और लोग डेली सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं इस पार्क में, अंदर फुटपाथ वगैरह सब कुछ. ऊपर तो कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसा ऊपर तो कैनोपी दिखाई दे रही है. इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए फॉरेस्ट ड्यू टू कैनोपी कवर अंडर दिस फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन. बट इज इट रियली अ फॉरेस्ट? नो. व्हाई? बायोडाइवर्सिटी नहीं है. बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? हमने तो पौधे उगाए ना, हमने भाई 4-8 किस्म के पेड़ उगा दिए और पूरे को कैनोपी कवर कर दिया. बट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है ना. वो कहाँ से अपना, क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग चल रही है? क्या वहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग चल रही है? नहीं. वाटर तो हम नीचे ज़मीन से खोद गए हूँ पानी दे रहे हैं पेड़ों में. इकोसिस्टम ही नहीं है. इट इज़ नॉट ए फॉरेस्ट कवर, है ना. तो ये डेफिनेशन की लिमिटेशन है, इसकी भी लिमिटेशन है ना. अब इस और ये तो एक प्रॉब्लम हो गई. दूसरी प्रॉब्लम एक और क्या कि फॉर एग्जांपल अब ये देख रहे हो आप कि इफ सपोज कि गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड और सपोज एनजीटी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट सर्टेन पैच ऑफ लैंड शुड बी अ फॉरेस्ट. ठीक है, इसको हम फ्री कराएंगे. ठीक है, ये प्राइवेट ओनरशिप में था, प्राइवेट किसी पार्टी ने घेर रखा था, इस लैंड को फ्री कराओ, इस पर फॉरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, नाउ इट इज़ अ फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया. बट इट इज़ नाइदर अ फॉरेस्ट एरिया नॉर अ फॉरेस्ट कवर. क्यों? फॉरेस्ट कवर इसलिए नहीं क्योंकि वो आ नहीं रहा, और फॉरेस्ट एरिया इसलिए नहीं क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो प्राइवेट लैंड दिखा रखा था, गलत तरीके से दिखा रखा था. इसके लिए एक नई लीगल डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट लेकर आया कि आप फॉरेस्ट कवर तो मेजर करो, इसके साथ साथ आप डीम्ड फॉरेस्ट मेजर करो. डीम्ड फॉरेस्ट एक नई डेफिनेशन डालो. फॉरेस्ट कवर के अंदर, फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं, इससे इंडिपेंडेंट है. नई डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन. डीम्ड फॉरेस्ट. These are forests that are neither covered by the forest department nor the revenue department. ठीक है, ना तो इन्होंने मतलब क्लासीफाई कर रखे हैं. मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछो तुम्हारा लैंड है, नो. रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछो तुम्हारा लैंड है, वो कहते हैं नो. अगर ऐसा कोई लैंड है, सुप्रीम कोर्ट सेज इज कि दीज आर क्लासिफाइड एज डीम्ड फॉरेस्ट
बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। बाय सुप्रीम कोर्ट। यस। ठीक है, ये एक्चुअली कवर करते हैं 1% ऑफ दीज कवर 1% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। ठीक है, अब क्या है कि इनका लीगल स्टेटस एक्चुअली अनक्लियर है। ठीक है, लेकिन ये डीम्ड फॉरेस्ट कौन बोल रहा है, ये जनरली इस टाइप के जो वर्डिक्ट्स आए हैं वो किस केस में है, ओडिशा के केस में, जो कि काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड स्टेट है। एक्चुअली इट इज़ ए डेंसली फॉरेस्टेड स्टेट, बट इस मैप में बहुत कुछ हमें नहीं पता लग रहा। क्या नहीं पता लग रहा कि द थिंग इज़, बेशक यहाँ पे आपको उतना डार्क ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा जितना यहाँ है, बट स्टिल बायोडाइवर्सिटी इज़ ह्यूज एंड ऑल्सो many of the areas are actually forest, deemed as forest, लेकिन फिर भी वो डार्कर रीजन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज सपोज दे आर नॉट रेन फॉरेस्ट, है ना, बट दे आर ओनली ओपन स्क्रब टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना, क्योंकि ज़रूर नहीं है यहाँ पे भी इतने सारे हमने यहाँ टाइगर्स वगैरह देखे हैं, दोज आर फॉरेस्ट, बट वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, रणथंभौर वगैरह यहाँ पर नहीं तो होते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के साथ है। ठीक है, तो दीज आर फॉरेस्ट, बट क्या है कि ऐसा हुआ है कि ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, एमपी स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, इनके अंदर इनको मेंशन कर दिया गया है स्पेशली कि दीज आर सच फॉरेस्ट, है ना। बस ये है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। नाउ लेट मी जस्ट चेक कि लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज सरकार ने ये ना रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया है। सर ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से ही निकली। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 2021 का है, और हर 2 साल में ये आती थी रिपोर्ट, बट तो यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा आज तक रिफॉर्मेशन नहीं हुआ सर, जो पहला सिस्टम चल रहा था आज तक वही है। हाँ, ब्रिटिश वाला। हाँ, मतलब बहुत माइनर रिफॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल दिस वाज अ गुड रिफॉर्म, एक्चुअली दिस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट, जहाँ से हम कुछ कर सकते थे। ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक दिस एक्ट केम इन 1972। आई एम नॉट श्योर, लेट मी जस्ट चेक। फॉर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ओ नहीं, 2002 का एक्ट है। ओके, टू लेट, 2002 का एक्ट है, 2002। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे एक्चुअली इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हमें फिर ये करना है, नेशनल पार्क क्या है, ये सब क्या है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। और यहाँ पे फिर एक्चुअली हमें कंजर्वेशन ये समझ आएगा, यहाँ पे समझ आएगा, है ना। ये तो हम वो देख रहे हैं कि जो पुराने हमारे लीगेसी इश्यूज हैं। नहीं, अभी आपने लिखा नहीं है, मैंने लिखवाया नहीं है। ठीक है, तो एनीवे अब मेरे को क्या लिखना था, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट तो 2023 का है आखिरी रिपोर्ट, एंड उसके बाद 23 की है आखिरी रिपोर्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद एक 25 में रिपोर्ट और आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 23 की है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया में जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना इंडिया की, वो जो इंडिया के फॉरेस्ट है उनको कुछ कैटेगरीज में बांट देती है। मैं ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ये जो चीज़ लिखी थी मैंने, ये फॉरेस्ट भी हटा देते हैं एक बार को।
जो ये एक्ट है ये क्या है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन स्क्रब्स, इस तरीके से क्लासिफाई करती है। अब क्या है कि ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे। एंड व्हाट इज फॉरेस्ट कवर? दैट इज मेनली कैनोपी कवर, है ना। तो कैनोपी कवर के बेसिस पे आपको बहुत डार्क लाइट दिख रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, कैनोपी बहुत डेंस है ना। तो हम जो क्लासिफिकेशन है वो भी क्या करते हैं, एक क्लासिफिकेशन है वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF, ठीक है। फिर आता है डेंस फॉरेस्ट, फिर ओपन स्क्रब्स, मैंग्रोव्स, ठीक है। इस टाइप की क्लासिफिकेशन है, लिख लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट नहीं, मॉडरेटली MDF है। इस ओपन स्क्रब की जगह एक्चुअली ओपन फॉरेस्ट लिखना है। मैंग्रोव्स को स्क्रब लिख देते हैं लोग। This thing is known as forest cover. And this thing, including this, is known as tree area, tree cover. Total tree cover. स्क्रब्स फॉरेस्ट कवर नहीं है ना? स्क्रब्स फॉरेस्ट कवर में नहीं आ रहे। ठीक है। इसके अलावा एक माइनर टॉपिक और होता है, वो होता है मैंग्रोव कवर्स। वो मतलब इसी पे इस कैटेगरी में नहीं आते, है ना, अलग से कैटेगराइज करा गया मैंग्रोव कवर। बट द थिंग इज इट इज़ सच ए स्मॉल एरिया, क्योंकि मैंग्रोव्स कहाँ होंगे, वो सिर्फ एक बहुत पतली सी पैच पर होगा ऑल थ्रू आउट दिस, है ना। एंड स्टिल ऑन दीज पैचेस क्या होगा कि कई जगह पे तो हमारे पास कोस्टल सिटीज़ होंगे, तो मैंग्रोव बहुत छोटे छोटे पैचेस में आता है। तो इतना छोटा लैंड है कि उसको अलग से दिखाते हैं, ये इसके अंदर परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। स्वैम्प्स से कैसे अलग है? क्योंकि स्वैम्प्स क्या होते हैं कि लार्ज एरिया जहाँ पे परमानेंटली वाटर रहता है, और जनरली मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है कि वो इंटरटाइडल जोन्स में है, ठीक है। विद टाइम वो हट नहीं सकते। हाँ नहीं, विद टाइम क्या, वो हर दिन में ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, ठीक है। तो इंडिया में जो टोटल वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये है अराउंड 3%। मॉडरेटली डेंस आई थिंक 9% होते हैं हमारे, 9%, 9.33%। ठीक है। ये एक बार आप लिख लो, हमें ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में ज़्यादा फॉरेस्ट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 years ये 3%, 9.33%। ओपन फॉरेस्ट इज स्टिल 9.33%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, स्क्रब 1.5% के आसपास है। ठीक है। तो ट्री कवर इंक्लूड स्क्रब्स एंड दिस टू, ठीक है। जो टोटल एरिया हमारा निकल कर आ रहा है, वैसे इन सबको जब आप ऐड करेंगे 23% काइंड ऑफ कुछ आता है। ये 9, 18 + 3, 21,
21.67%, 22% के आसपास आता है फॉरेस्ट कवर। बट जब हम स्क्रब्स एंड मैंग्रोव्स को भी मिला देते हैं, वो निकल कर आता है 24 पॉइंट समथिंग निकल कर आता है, 24.62%। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल। ये गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर इसको रिपोर्ट करती है। एंड हाउ डज इट रिपोर्ट दिस इज बाय, फॉर एग्जांपल व्हाट इट डज इज कि फॉर एग्जांपल हमने रेलवे है, रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे दोनों साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लैंड रेलवे ने एक्वायर कर रखा है ना। उस पे उसने ट्री उगा दिया सारा, है ना। अगर उसने सारे ट्रीज उगा दिए, इसको कंसिडर कर लेंगे कि दैट दिस इज ट्री कवर, है ना। वंस इट इज कंसिडर्ड एज ट्री कवर, ये बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है, इसको रिपोर्ट कर देती है अक्सर। पहले की सरकार क्या करती थी, फॉरेस्ट कवर को रिपोर्ट करती थी, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर में कैसे रिपोर्ट करते हैं, ओपन फॉरेस्ट को हम बढ़ाते जा रहे थे, है ना, कि जो ड्रायर रीजन्स हैं वहाँ पे हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते जा रहे हैं। और ड्रायर रीजन्स फॉर एग्जांपल इन दिस राजस्थान, द पीपल देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, है ना। देयरफॉर ओपन फॉरेस्ट को बढ़ाना ठीक था, ठीक है। अब 2010-12 के बाद क्या होगा कि इसकी भी हम लिमिट पे पहुंच गए। तो अब सरकार क्या करती है कि इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि ट्री कवर बढ़ जाए, और हम एक्चुअली ट्री कवर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें कुछ एक चीज़ें और नोट कर रही हैं कि कुछ एक फैक्ट हैं जिस पर कभी कभी सवाल आ जाता है कि स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, इज एमपी। इनफैक्ट ये सब ना नोट करने की जगह बेटर रहेगा कि आप पेज नंबर 30 पर आ जाओ, 30 पर हो, एक्चुअली 29 पर आ जाइए। अच्छा हाँ, हाई कंसर्न फॉरेस्ट, ये सब ठीक है। हाँ, इस वाले पेज पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है परमानेंट फॉरेस्ट नाम के टॉपिक के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, एमपी हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर, है कितना, 75% ऑफ इट्स एरिया, बट it is only in total area terms, not in percentage terms. When we talk of percentage terms, the highest cover is in now come to page number 33. यहाँ पे कई सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, नहीं पिछले वाला है 31 पर आइए। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये टेबल के नीचे है ना। तो क्या है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज जो टॉप स्टेट है, देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, परसेंटेज वाइज टॉप 5 स्टेट है। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74 पॉइंट समथिंग, एंड नागालैंड 73 पॉइंट समथिंग, राइट। बट लार्जेस्ट क्या है, इससे ऊपर वाला पॉइंट एमपी। वाई? बिकॉज एमपी इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ना, इसलिए दैट्स वाई। फिर नाउ वन थिंग इज, इंडिया हैज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, वी कॉल इट द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। द लॉन्ग टर्म पॉलिसी दैट says that India should have more than 33% of its area under forest cover, ठीक है, कि 1/3 एरिया इंडिया का फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसको हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट कवर, नॉट फॉरेस्ट एरिया, विच मीन्स अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं भी है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही, कह रहे हैं। और उसमें भी सरकार क्या कह रही है कि फॉरेस्ट कवर मीन्स कैनोपी खाली काउंट करेंगे हम, ओके। तो दिस हैज़ टू बी अचीव्ड। एंड इस जो फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट है, ये हमें क्या करती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी बता रही है कितने स्टेट्स ने ये अचीव कर लिया, कितने स्टेट्स ने अचीव कर लिया। टिल नाउ ओनली 17 स्टेट्स, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, 17 स्टेट्स एंड यूटीज हैव अबाउट 33% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट। ये है बस, इनमें से आउट ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूपी, 5 स्टेट्स एंड यूटीज हैं जहाँ 75% से ज़्यादा है। कौन सा? मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय, है ना, बस ये, एंड लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रहने चाहिए, कभी कभी इन परसेंटेजेस के ऊपर सवाल आ जाता है, ठीक है। बस यही चीज़ है।
फिर इसके बाद हमने करना है फॉरेस्ट पॉलिसी, और फॉरेस्ट पॉलिसी हम करते हैं कल, ठीक है। आज टाइम हो गया है, इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कल हम फॉरेस्ट पॉलिसीज़ करेंगे और हमारी अभी तक की क्या मूवमेंट्स रही हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फिर हम जाएंगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट पर, ताकि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब कर पाएँ, प्रोटेक्टेड एरियाज़ करेंगे, ठीक है। एक बार ये हो गया, उसके बाद हम स्पीशीज़ वगैरह के प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें करेंगे, ओके। तो आई थिंक 2-3 क्लासेस में हम, या एक्चुअली इस हफ्ते के अंदर कंजर्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट हफ्ते में पोल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतनी ही क्लास। लास्ट दिसंबर का कलर फेस्ट ओके।